नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी जानकारी। अब से सिर्फ 60 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो ठीक रात 8 बजे देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 की वॉच इंडिया थिंग्स टुडे समिट के मंच पर मौजूद होंगे और TV9 के मंच से देश को एक विशेष संदेश देंगे। इसके बाद हम सत्ता में पीएम के मिशन साउथ की भी बात करेंगे, जहां से कल वो विकास का नया बटन दबाने वाले हैं। फिर आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी लेकर चलेंगे, जहां ज्ञानवापी के तहखाने पर हिंदुओं के लिए एक शुभ समाचार आया है, और वो ये कि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसे सुनना बहुत जरूरी है। फिर आपको गरीबी पर एक बड़ी जीत हासिल करने वाले न्यू इंडिया से मिलवाएंगे। नीति आयोग के सीईओ ने NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि भारत में गरीबी का स्तर 5% नीचे आया है। वैसे कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। इस पर शुरू हुई सियासी जंग भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। संदेशखाली के गुनहगार बताए जा रहे शाहजहां शेख को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि शेख को पुलिस फौरन अरेस्ट करे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 7वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ईडी रोज समन भेजने की जगह फैसले का इंतजार करे। आपने कहा मोदी सरकार इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए केजरीवाल पर ऐसा दबाव ना बनाए। आज गजल के शौकीन लाखों न्यूज मित्रों के लिए एक दुख भरा दिन है, क्योंकि मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे पंकज उधास ने 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। और एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से। टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। ये घर में भारत की पिछले 12 साल में लगातार 17वीं जीत है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सत्ता का वक्त है और सत्ता से जुड़े यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बातें करेंगे उसमें जो भी मंत्र होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सत्ता की अगली खबर भी पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी कल से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आप इसे पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भी कह सकते हैं। 27 और 28 फरवरी को पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। केरल, तमिलनाडु में विकास का बटन दबाएंगे और उसके बाद मोदी सरकार का विकास रथ महाराष्ट्र पहुंचेगा। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ऐसी नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जो न सिर्फ हाईटेक हैं, बल्कि जनता को अनोखी और विशेष सुविधा देने वाली है। सत्ता में निर्माण की नींव पर वोट करने वाले सियासी मॉडल हर कहानी, हर तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत 3 खूबसूरत वीडियो कुंजी से करते हैं, जिसमें अलग अलग शहरों में नई सुविधाओं वाली तस्वीरें। अक्सर जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन के छोर से दूसरे तरफ जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है, लेकिन तमिलनाडु के मदुरई में विशेष तरीके के रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि यात्री स्टेशन के एक छोर से दूसरी छोर बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए जा सकेंगे। विकास वाली दूसरी वीडियो कुंजी और भी ज्यादा आकर्षक और हाईटेक जनसुविधा वाली है। नाम है पंबन ब्रिज। हो सकता है इस पर सफर का आनंद आप पहले भी ले चुके हों, लेकिन तमिलनाडु में जो नया पंबन ब्रिज तैयार हो चुका है वो और भी शानदार है। नीचे समंदर, ऊपर पंबन ब्रिज और तेज रफ्तार से गुजरती रेल। इस सफर का अनुभव कितना खूबसूरत होगा, इसकी छोटी सी झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तीसरी वीडियो कुंजी तमिलनाडु के रामेश्वरम स्टेशन से आने वाली है। इसका कायाकल्प होने वाला है। इस स्टेशन को खास तरह से तैयार किया जा रहा है। इसका विस्तार कुछ इस तरह हो रहा है कि प्रतिदिन 2 लाख यात्री यहां आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं मदुरई के उस रेलवे स्टेशन की जो मॉल वाली फीलिंग देगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि रेलवे स्टेशन है या मॉल। पहली नजर में आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी रेलवे स्टेशन में आए, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी शानदार मॉल में आए। लगभग 347 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु के मदुरई में यह हाईटेक रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर मॉल की तरह होगा, जहां पर कई शोरूम होंगे, शॉपिंग सेंटर होंगे। रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट ऐसे बनाया जा रहा है कि लोग शॉपिंग करने के लिए भी इस जगह पर आ सकेंगे। ये शॉपिंग की सुविधा उन लोगों के लिए भी होगी जो रेल यात्री नहीं होंगे।
मतलब आपको ट्रेन से कहीं सफर नहीं करना है और यहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो स्टेशन पर आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों को अत्यधिक शोर से बचाने के लिए खास इंतजाम है। रेलवे स्टेशन को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि स्टेशन परिसर में चारों तरफ से नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इस बैरियर के लग जाने से आसपास के लोगों को कम ध्वनि प्रदूषण का शिकार होना पड़ेगा। रेलवे से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि स्टेशन को इस तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है जिससे कि अगले 40 वर्षों में भी इस स्टेशन में कुछ नया करने की जरूरत नहीं होगी। आज के समय में प्रतिदिन 96 ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पर 51,000 लोगों की क्षमता है। अब इस क्षमता को बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा रहा है। वैसे तो अगर हम रेलवे के विकास की बात करें तो पूरे देश में समग्र विकास हुआ है, लेकिन बात अगर दक्षिण भारत की करें तो हाल फिलहाल के दिनों में दक्षिण में कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिसका डेवलपमेंट किया गया है। इस वक्त मैं मदुरई रेलवे स्टेशन के सामने हूं और अगर इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। हालांकि जो आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं ये अभी एक हिस्सा है, यह बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा बन रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो कि 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। Most importantly, these facilities will creating not only for the passengers, for the entire public. We are planning to have access for the non-ticketed passenger also to the second floor or the air concourse area. Commercial area. Yes, yes. So only in the platform you will be needing a valid ticket to enter into the platform. Otherwise, all the facilities will be open for the entire public. खड़े अभी ये स्टील एफओबी है, उधर एक कंक्रीट एफओबी आपको दिख रहा है। उसमें इन बिटवीन दैट कॉन्कोर्सेज वी आर प्लानिंग दैट विल कनेक्ट फ्रॉम ईस्ट टू दैट आप ये देख रहे हैं पूरा 72 मीटर का इसका विड्थ रहेगा और इसका टोटल जो लेंथ है इट विल क्रॉस द ट्रैक्स, ये 108 मीटर के आसपास लगेगा। पहली नज़र में आपको देखने में ये कंक्रीट की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए जब यह बनकर तैयार होगा तो किसी सुपर स्टार 5 स्टार मॉल से कम नहीं दिखेगा। रेलवे ने कुछ इस तरह के इंतजाम किए हैं कि अगले 40 वर्षों तक जो कोई भी फुटफॉल होगा उसको संभाल सकें और उसको लेके एक बड़ी तैयारी की गई है, जिस तैयारी की बानगी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हर रेलवे स्टेशन पे दक्षिण भारत के कुछ प्लानिंग ऐसी की गई है कि एक दिन में लाखों लोगों को टैकल किया जा सके और उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। और अब बात करते हैं एक और हाईटेक सुविधा की जो तमिलनाडु के लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। पीएम मोदी के मिशन दक्षिण के दौरान तमिलनाडु को बड़े रेल प्रोजेक्ट वाला तोहफा मिलने वाला है, जिसमें सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है पंबन ब्रिज। रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पंबन रेलवे ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। वैसे पंबन रेलवे पुल 104 साल पुराना है, लेकिन इसका नया रूप अद्भुत और अनोखा है। इसकी अहमियत को आप ऐसे समझिए कि आज की तारीख में जो लोग भी रामेश्वरम जाते हैं उन्हें रेलवे के जरिए रामेश्वरम पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। अब एक नया पंबन ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इससे 1 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा। तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम के बीच की दूरी घटकर महज 20 मिनट रह जाएगी। नया पुल पुराने से 3 मीटर ऊंचा है। पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इस पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन है। इसे इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि नीचे से बड़े पोत भी निकल सके। किसी खाड़ी पर बना भारत का यह सबसे लंबा पुल है। मौजूदा समय में पुराने पुल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा सकती है, लेकिन नए पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। आइए आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं। जो लोग भी रामेश्वरम रेल मार्ग के माध्यम से आए हैं उन्हें पता है कि मंडपम से रामेश्वरम आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब रामेश्वरम आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पंबम ब्रिज बनकर तकरीबन तैयार हो गया है और अब यह 1 घंटे की दूरी घटकर महज 20 मिनट होने जा रही है। जी हाँ, हमारे सामने में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस पंबन रेलवे ब्रिज की तस्वीर है जो कि बनकर तकरीबन तैयार हो गया है और बस अब इसका उद्घाटन होने ही जा रहा है। अगर इस रेलवे ब्रिज की बात करें तो इसके बगल में आप एक पुराना पुल देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है पंबम पुल।
bridges, this will be lifted by gears and motors. Okay. It will lift by once lifting command given, it lift the entire lifting will complete by 5 minutes. It will lift up 17 meters from rail level. So within 5 minutes, It will go up at 17 meters height. That time bottom of this girder and road bridge will be at same level. That road bridge bottom and this bottom will be at same level. ओके हमारे सामने में जो आप रेलवे पुल देख रहे हैं, जो रोड ब्रिज देख रहे हैं, जब ये अपलिफ्ट होगा तो वो रोड ब्रिज और रेल ब्रिज दोनों का जो है लेवल सेम हो जाएगा। और बम का वो आर्क ब्रिज की वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक तरफ पुराना पुल है और दूसरी तरफ नए ब्रिज बनाने की कवायद चल रही है। पुराने पुल में क्या होता था कि इसको बाकायदा मैनुअली लेफ्ट किया जाता था और इससे फिर जो है जहाज़ों का आवागमन होता था, लेकिन जो नया पुल बनाया जा रहा है उसमें क्या होगा कि हाइड्रोलिकली इस ब्रिज को अपलिफ्ट किया जाएगा और उस अपलिफ्टमेंट की वजह से जो बड़े पोत हैं वो भी आ जा सकेंगे इस पूरे जगह से। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ के बाद अब हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी लेकर चलते हैं, जहां ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को लेकर देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक शुभ समाचार आया है। और वो शुभ समाचार यह है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना पहले की तरह जारी रहेगी। शंख और घंटी बजते रहेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार होते रहेंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में जलाभिषेक पहले की तरह जारी रहेगा और ज्ञानवापी के इसी तहखाने में हर हर महादेव के जयकारे भी लगते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें बता देते हैं। यानी आज की मूल खबर, पहली बात यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगाई है। दूसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। और तीसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने कहा है जिला जज के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना होती रहेगी। यानी वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। उसी दिन तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई थी और वो आगे भी जारी रहेगी। अब ये सुनिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि 31 सालों के बाद हिंदू पक्ष ये केस लेकर आया है। न्याय प्रक्रिया में कोई भी कभी भी अदालत के सामने आ सकता है। हाईकोर्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष कभी भी और कहीं भी यह साबित नहीं कर पाया कि 1993 से पहले तहखाने में पूजा नहीं होती थी। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह सवाल भी किया, जब वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया गया तो विरोध क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा एक मौखिक आदेश पर बिना किसी पर्याप्त कारण के व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी, जो गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज पर सवाल उठाने वालों को भी फटकार लगाई और कहा कि जिला जज को बदनाम करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि 31 जनवरी को रिटायरमेंट के आखिरी दिन उन्होंने फैसला दिया, इसीलिए उनकी नीयत में कोई खोट था। यह आरोप सरासर गलत है। लेकिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो तर्क दिए गए, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया, वर्ष 1993 तक व्यास तहखाने में नियमित पूजा अर्चना होती थी। वर्ष 1993 के बाद भी साल में एक दिन पूजा होती रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यास तहखाने में रामचरितमानस पढ़े जाने के रिकॉर्ड भी हैं। इसके अलावा व्यास परिवार के पास भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष ने कभी भी तहखाने में पूजा पर आपत्ति नहीं की। मस्जिद समिति का तहखाने पर कभी कोई कब्जा नहीं था। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि जिला जज ने सीपीसी की धारा 152 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया है और 31 जनवरी को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का जो आदेश जारी किया गया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे इन तर्कों के विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कई दलीलें दी गई जो कोर्ट में नहीं टिकी। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि तहखाने का इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जाता था, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन यह मस्जिद का ही हिस्सा रहा। व्यास परिवार ने वर्ष 1993 में पूजा का अधिकार छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी का आदेश अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था। मुस्लिम पक्ष के अनुसार वाराणसी के डीएम ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि कोर्ट ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था और 31 जनवरी को उन्हीं को पूजा करने का आदेश देना कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। उन्हीं को पूजा कराने का अधिकार देना। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि डीएम ने एक पक्षकार की इच्छा पर जल्दबाजी में काम किया।
लेकिन इन दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं दिखा और उसने साफ कह दिया कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना है वो ऐसे ही जारी रहेगी। पूजा अर्चना की जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। होना ही था। 93 तक जब पूजा होती आ रही थी, अचानक बंद हुआ और फिर शुरू हो गया है, तो ये तो होना ही है। वास्तव में यह टर्निंग पॉइंट है और यह हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। वहाँ पूजा वास्तव में व्यास जी के तहखाने पर जो है पूजा अविरल जारी रहे, वह जो है यह बहुत हिंदू समाज की जीत है। आज मेरी आस्था को बल मिला है, मेरे विश्वास को बल मिला है, मेरी श्रद्धा को बल मिला है। अन्याय पराजित हुआ है, असत्य पराजित हुआ है। निष्ठा के साथ पूरे देश में आज उल्लास का विषय है। कोर्ट ही अंतिम नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अगर उसमें हमें अनुमति मिली होगी या हमारा ये अख्तियार भी अगर ख़त्म कर दिया हो जाता है तो बात अलग है, वरना अगर इख्तियारात होंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सही, हाई कोर्ट ने सही कहा। खुश हैं आप लोग? एकदम खुश हैं, खुश हैं। पूजा होनी चाहिए थी, होनी चाहिए पूजा। अब हम अपने न्यूज मित्रों के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पर सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं। दरअसल ज्ञानवापी में मौजूद इस तहखाने में सोमनाथ व्यास का परिवार वर्ष 1993 तक पूजा करता था, लेकिन अयोध्या के वर्ष 1992 के विवाद के बाद नवंबर 1993 में इस व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गया और दावा है कि यह सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सरकार के आदेश पर। इसके बाद 30 वर्षों तक तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई, लेकिन सितंबर 2023 में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर सुनवाई हुई और फिर 17 जनवरी को व्यास जी तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। फिर 31 जनवरी को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया और फिर कोर्ट के आदेश पर उसी रात 31 साल के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया। तो इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई। अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। इस तरह की चीजें जो हैं वो तथ्यों के आलोक में और कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होनी चाहिए। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु इतना जरूर है कि बहुत से लोग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो वो 1991 से लागू होता, तो फिर 93 में वहाँ व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता था, ये उन्हीं लोगों को कहना चाहिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते थे। एक प्रकार से उसका उल्लंघन था, तो हो सकता है न्यायालय ने जो भी टिप्पणी की होगी सोच के क्या होगा, परंतु मस्जिद का एक हिस्सा है, शुरू से रहा है और आज भी है। सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे लिख करके दे दिया गया कि ये व्यास जी का तहखाना है, और लोगों ने व्यास जी का तहखाना कहना शुरू कर दिया। 93 से पहले भी कभी पूजा वहाँ नहीं हुई थी। और विरासत हमारा काम है, विकास हो ही रहा है। विरासत पर इस तरीके से कब्जा था, विरासत फिर भारतीय संस्कृति को दिया, उसमें कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उसे बधाई देता हूँ। और जो लड़ाई लड़ने वाले जितने थे और हमारे विंग थे, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपनी लड़ाई पर कामयाबी मिली। और सत्ता में अब बात उस ताकतवर भारत की होगी जो लगातार विकसित देश की कतार में खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से गरीबी घटी है। नीति आयोग के मुताबिक भारतीयों के खर्च करने के ट्रेंड से ये संकेत मिले हैं कि भारत में गरीबी स्तर 5% से नीचे गया है। खास बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 की तुलना में
2022-23 में लोग दोगुना खर्च कर रहे हैं। एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपए है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर अनाज पर खर्च कम हो रहा है, जबकि दूध, फल और सब्जियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एनएसएसओ का यह अनुमान 1,55,000 ग्रामीण परिवारों और 1,07,000 शहरी परिवारों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। इस सर्वे की खास बात यह है कि देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। नीति आयोग के मुताबिक सर्वे में यह भी पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहर और गांव के बीच असमानताएं कम हो रही हैं। वैसे नीति आयोग और एनएसएसओ नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्था ये मान रही है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, जिसके कारण गरीबी कम हो रही है। आईएमएफ के मुताबिक 2024-25 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर भारत के विकास के आंकड़े अच्छे हैं और अब गरीबी कम होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इन आंकड़ों से बीजेपी खुश है, उन्हें इसका चुनावी फायदा होने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा जा रहा है और गरीबों की हालत खराब हो रही है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो लगातार हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मात्र 29 मिनट चंद सेकंड बाद देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 की व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। TV9 ग्रुप की ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे अपनी बात रखने जा रहे हैं। जो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ बड़ी और अहम बातें आज TV9 के मंच से कहने वाले हैं।